हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज में अभी हम लोगों ने मैराथन सीरीज शुरू किया हुआ है। जी हां, आज ये 5वां वीडियो है और आज के इस मैराथन क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन को देखेंगे। और ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है और ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। साथियों, आप जानते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डाटा को भी डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर आप नहीं लिखेंगे तो भूल जाएगा और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया हूं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको जीआईसी लेक्चरर तक के एग्जाम तक जो है आपको कंटिन्यूसली सारा मैटर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये पहला, सरोवरी मैदान का। ठीक है, तो यहाँ पर इम्फाल बेसिन सरोवरी मैदान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सरोवरी मैदान मतलब किसी झील की तली में अवसाद जमा होने से निर्मित होता है, बाद में जल सूखने पर मैदान बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट तथा एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? देखो यहाँ पर अन्नामलई, पालिनी, नीलगिरी, नंदी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व कराया जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस कितने आपके सही हो रहे हैं आप इनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझें और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस होते हैं उनको भी ध्यान से देख लें। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, यानी नीलगिरी। ठीक है, तो आपको मैं जोर देकर के कहता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए करें उनको आप जरूर लिखें। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण भारत में स्थित है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यह पूर्वी व पश्चिमी घाट का संगम है और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो डोडा बेटा है। जैसा कि अभी आज जो है यहाँ पर देखें, इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो भाई आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही सुमेलित नहीं वो है आपका बी, यानी मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, ना कि महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर हम बात करें गढ़जात पहाड़ियों की तो ये सही है उड़ीसा में, और नल्लामलई पहाड़ियाँ ये भी आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में। तो इस तरीके से सही सुमेलित है। और ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इनको भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन। बद्रीनाथ अवस्थित है, ध्यान समझिएगा भैया, कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। देखिए यहाँ पर आपको जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, यानी मध्य हिमालय में। ठीक है, बद्रीनाथ मध्य हिमालय में, जो कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड चमोली जिले में स्थित है और हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, चारों धामों में से एक है, जो कि जोशी मठ ये इन्हीं के पास में है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भाई आपको बताना कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, सुड्डुथेम्पा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? सी, कंचनजंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कंचनजंगा भारत में K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिनकी ऊंचाई कितना है? 85-86 यानी 8586 मीटर। ठीक है, ये है आप इनकी ऊंचाई। अगर हम बात करें अन्य चोटियों की तो नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है और नंदा देवी की अगर हम बात करें तो 7817 मीटर। ठीक है, कामेत की बात करें तो 7756 मीटर और K2 8611 मीटर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर पर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर है विंध्य का, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, सह्याद्री का। तो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बी, सतपुड़ा का। ठीक है,
धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा नर्मदा नदी के तट पर तथा ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। अभी ये कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो सही विकल्प है आपका सतलज। जितने क्वेश्चन आपके सही हो आप उनको जरूर लिखते जाएं भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होता है, जहां इसे जो है लांगचेप खंबाब कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगचेप खंबाब कहते हैं। यह भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, जबकि ब्यास, चिनाब और रावी इनका उद्गम भारत में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, पटकाई पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो यहाँ पर देखो, पटकाई पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो यहाँ पर म्यांमार से। सही विकल्प क्या है? म्यांमार से, ठीक है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में पटकाई, बुम, खासी गारो जयंतियाँ एवं लुसाई पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं, ठीक है। इनका विस्तार नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामोत्तर है? देखो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका ये 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे जो है प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। लंदन का ग्रीनविच नगर इसी रेखा पर स्थित है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी कितने साल पहले? आपको बताना। 301 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, मतलब 4 बिलियन पहले, 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो आपको बताना भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर 3.5 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि स्वयं पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? गैबन, गुयाना, गिनी बिसाऊ। देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना भाई बी। सही विकल्प क्या है? गुयाना। देखो आप क्वेश्चंस को जरूर लिखते जाएं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ना किया हो तो जरूर करें, ठीक है। तो आपको बताना भाई सही विकल्प यहाँ पर क्या है? गुयाना, ठीक है। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में स्थित है। राजधानी की अगर हम बात करें तो जॉर्ज टाउन, ठीक है। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और शेष अगर हम तीनों की बात करें, गैबन, गिनी बिसाऊ, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित हैं। यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं भैया। तो अगर हम बात करें गैबन की राजधानी की, तो राजधानी इसके लिब्रेविल है, और गिनी की राजधानी कोनाक्री है, कोनाक्री, ठीक है। गिनी की राजधानी की बात करें तो कोनाक्री है, और गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश और राजधानी वाला सही नहीं है? देखो यहाँ पर सूरीनाम, जॉर्ज टाउन, देखो यहाँ पर पराग्वे, एसुनसियोन और पेरू का लीमा और फिजी का शुआ। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सूरीनाम की राजधानी क्या? जॉर्ज टाउन बता रहा, तो ये सही सुमेलित नहीं तो पहले ही हो गया भाई, ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है? सूरीनाम, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी पढ़ा था? गुयाना का। बाकी तीनों ये जो है सही सुमेलित हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद भी रखना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से आपका हो जाता है। तो सूरीनाम की राजधानी की बात करें तो पारामारीबो है, पैराग्वे की एसुनसियोन है, और पेरू की लीमा, फिजी की शुआ। ये सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका, क्यूबा, ग्रीनलैंड। भाई बताओ सही विकल्प है आपका ग्रीनलैंड। जी हाँ, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम मील की बात करें तो 8,36,330 वर्ग मील है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और अपनी विशाल टुंड्रा और ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पर सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। आपको बताना भाई, देखो बगदाद, रमादी,
बसरा टिकरित। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बसरा। देखिए यहाँ पर इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती बगदाद, रमादी और टिकरित में है। इन नगरों को यानी इन शहरों को मिलाकर के सुन्नी त्रिकोण कहा जाता है इनको, ठीक है। इसके अतिरिक्त समारा और फालुजा भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें बसरा का, तो बसरा क्षेत्र का इस क्षेत्र का भाग नहीं है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया। तो भाई बताओ सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर कूट के माध्यम से 1 2 2 3 2 4 2 3 1 3। तो क्या है? तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प है आपका डी 1 और 3। जी हाँ, डेनमार्क व फिनलैंड। ये क्या है? बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो डेनमार्क और फिनलैंड शामिल नहीं है, ठीक है। बाल्टिक गणराज्य यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र व बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इन देशों में अगर हम बात करें एस्टोनिया, ठीक है, लाटविया, लिथुआनिया, जबकि अगर हम बात करें डेनमार्क और फिनलैंड बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी मिलती नहीं है। उज्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, रूस के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी, यानी रूस के साथ जो है अफगानिस्तान की सीमा नहीं मिलती है। अफगानिस्तान की सीमा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और चीन से मिलती है। लेकिन अफगानिस्तान की सीमा जो है रूस से नहीं मिलती है। किससे? रूस से नहीं मिलती है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस प्रकार की श्रेणी में आता है? कर जो पूरी तरह केंद्र के दायरे में आते हैं, कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं, वह कर जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है, वह कर जो केंद्र द्वारा लगाया एवं इकट्ठा किया जाता है लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो ये भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं। भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस प्रकार की श्रेणी में आता है? वह कर जो पूरी तरह से राज्य के दायरे में आते हैं, ठीक है। राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित व उपभोग किए जाने वाले करों में भू राजस्व का सबसे प्रमुख है। अगर हम बात करें यह भू राजस्व कर पूरी तरह से राज्य के दायरे में आते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो यहाँ पर आपको बताना भैया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका एकहरी नागरिकता। हम सब जानते हैं कि ये जो है भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अतिरिक्त कई एकात्मक विशेषताएं भी हैं, जैसे सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं है, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता और एकीकृत जो है न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा परीक्षा, संसद का राज्य सूची पर अधिकार और राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन तंत्र। अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय लक्षण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के संसद से। देखो यहाँ पर सही विकल्प है आपका पहला वाला, भारतीय संविधान से, ठीक है। केंद्र व राज्य सरकारों को सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। संविधान संघीय स्वरूप का है जिसमें विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्ति केंद्र व राज्यों में विभाजित है और ये भाग 11 के अंतर्गत आता है। अध्याय 1 में जो कि अनुच्छेद 245 से 255 विधायी संबंध और अध्याय 2 में 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंध। और अगर हम बात करें भाग 12 की तो अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत आता है जो कि वित्तीय संबंध को दर्शाता है। तो भाई ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखते जाएं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या आप जो है जो आपने पढ़ा हुआ है, कितना आपने पढ़ा, आपको कितना याद है, इसका भी आकलन आप स्वयं से करते जाएं। देखिए यहाँ पर क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। देखिए यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प है आपका बी, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें
अनुच्छेद 292 व 293 उधार लेने की शक्ति पर आधारित है कि सरकार देश के भीतर या विदेश से ऋण ले सकती है, परंतु कोई राज्य केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक ही ऋण ले सकता है, वह विदेश से ऋण नहीं ले सकता भैया। नहीं तो भैया जो है अलग अलग जगह जाकर कर्जे मांगे रहे राज्य वाले। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? क्या बता रहा है, कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये पहला वाला। ध्यान समझिएगा, आप इसमें लिखा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो आपको लगेगा अरे यार उत्तर प्रदेश तो होगा ही। तो यहाँ पर देखो ये आपका यही नहीं है। देखिए यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनी थी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल की अगर देशों की हम बात राज्यों की हम बात करें, राज्य केंद्र शासित की, तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। अगर हम अन्य परिषदों की बात करें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद जो कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुख्यालय इसका इलाहाबाद हमारे प्रयागराज में है। ये तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश भैया मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, और पूर्वोत्तर राज्यों हेतु अलग से पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत परिषद बनी है, जिसका मुख्यालय शिलांग में है। तो ये भी भाई पूरा डिटेल में दिया हुआ है पीडीएफ में, आप उसको देख लीजिएगा। और पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा, टेस्ट होता भाई, टेस्ट से आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था, बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा यानी 36 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया था। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये अपने आप में कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें। यह संबंधित है अनुच्छेद 325, 355, 359, 357। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 355। ठीक है, अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर सही जो 4 विकल्प है, अनुच्छेद 358, 360, 355, 356। तो सही विकल्प क्या है? 356। देखिए 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? देखो वही बता दिया है। तो उत्तर प्रदेश, ट्रावनकोर, कोचीन और पेप्सू या बिहार। तो भाई देखो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सी, पेप्सू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू में लागू किया गया। बाद में इस क्षेत्र का नाम जो है पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया था। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? 5 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल। देखो यहाँ पर सही विकल्प है आपका ये 5 साल। चाहे ठीक है, कृषि जनगणना की बात हो रही है, ठीक है, तो कितने साल में होता है? 5 साल में। भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 की शुरुआत अगस्त 2022 की जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जा रहा है ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में कृषि जनगणना 2015-16 अंतिम बार आयोजित की गई थी, जिसके चरण सेकंड के अंतिम आंकड़े जनवरी 2020 में जारी किए गए थे। इसके बाद 2020-21 को संदर्भ वर्ष के साथ अगली कृषि जनगणना होनी है जो अभी चल रही है। अंतिम पूर्ण जनगणना की अगर हम बात करें तो 2015-16 जिसके आंकड़े 2020 में जारी हुए और अपकमिंग जो है 2020-21 जो वर्तमान में जारी है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, पूछा जा सकता है, इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका पहला वाला, राजस्थान। ठीक है, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ डेनियल वेनर द्वारा विकसित की गई। भारत में सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान कैनाल क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के चंबल कमांड एरिया में इस विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो हिरण, गीदड़, जेबरा और घोड़ा। भाई आपको बताना है सही विकल्प है आपका बी, गीदड़। ठीक है, क्या है? गीदड़। खुर यानी पांव की अंगुलियों के अंतिम कड़े आवरण होते हैं, कैरेटिन से बने होते हैं। खुर पाए जाते हैं घोड़ा, गधा, जेबरा, जिराफ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी आदि में, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प क्या है? ये आपका खुर, मतलब समझ गए ना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उनके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है? देखो यहाँ पर चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव, ये क्वेश्चन इस तरीके का बना है भाई। देखो यहाँ पर ये पूछा गया, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला वाला, चींटी। ठीक है, इन जो जंतु दिए गए हैं ऑप्शन में, उनमें चींटी का मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन और प्रजनन। देखो यहाँ पर सही विकल्प है आपका ये पहला वाला, उत्परिवर्तन। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जिनमें संहिताबद्ध जानकारी प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थित होती है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 42। तो सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प है आपका 46। ठीक है, क्रोमोसोम, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़े होते हैं। प्रत्येक संतान को एक एक गुणसूत्र जोड़ी जो है माता अंडाणु तथा पिता शुक्राणु से प्राप्त होते हैं। शुक्राणु के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते रहो। यहाँ पर वीर तुम बड़े चलो। देखो यहाँ पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन, 300 केल्विन। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना भाई, जितना हो सके उतना मेहनत करो। वीर तुम्हारे अंदर ताकत है, अपनी ताकत को दिखाना है और एग्जाम में सफलता पाना है। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 133 केल्विन। ठीक है, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन यानी वायुमंडल दाब पर होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, तांबा तथा ऑक्सीजन आदि पदार्थ शामिल होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मिक्स भी क्वेश्चन होंगे, बीच बीच में आप लोगों को टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 1 घंटे से अधिकतम आपकी जो है मैराथन क्लास नहीं होगी, जी कि आप जानते हैं आपको अपने सब्जेक्ट के लिए भी समय देना है। तो रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके से पढ़ना, परेशान ना होइए, आपके हित में ही सारी चीज़ें की जा रही। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जो टॉपिक वाइज पीडीएफ्स दी गई हैं आप उनको रिवीजन कर लीजिए। बाकी जितने आपके टेस्ट वाले जो 55 टेस्ट हुए हैं उनके सारे पीडीएफ्स को मैं यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो घबराएं नहीं। यहाँ पर देखें ये जो है मोबाइल चार्जर होता है। ठीक है, एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पर तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका डी, जी हाँ, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन है जो वोल्टेज को नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी। ठीक है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ठीक है, यह कार्बन का द्विआयामी रूप है जिसमें खटकोणीय जाली यानी हेक्सागोनल में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। ग्राफीन की खोज आंद्रे जीम और कोस्टांटिस नोवोसेलोव ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है 26%, 30%, 20%, 25%। देखो यहाँ पर सही विकल्प है आपका सी, 20%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20.6% होती है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ? अवध, दिल्ली, बंगाल, मालवा। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका यहाँ पर बंगाल। ठीक है, बलबन के शासन काल में एक तुर्क सरदार तुगरिल खान ने 1279 ईस्वी में विद्रोह किया। वह बंगाल का सूबेदार था जिसकी राजधानी लखनऊ थी। इस विद्रोह का दमन स्वयं बलबन ने किया और तुगरिल को मार डाला, जय श्री राम कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, बलबन के राजस्व सिद्धांत को
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? वो कौन था? मोहम्मद तुगलक, खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। भाई बताओ नाम उसका। नाम यहाँ पर है भैया सी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर हम बात करें बलबन के राजस्व सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया। अलाउद्दीन ने राजत्व की धारणा में बलबन के विचारों का अनुसरण किया। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था और खुद को इस पृथ्वी का पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका विश्वास था कि राजा सामान्य मनुष्यों से पृथक और उच्च दैवी शक्ति उत्पन्न होती है। राजा की इच्छा ही कानून है और समस्त प्रजा इसको मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दिल्ली में हौज खास का निर्माण कराया गया। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो भैया बताओ सही विकल्प है ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किशन खिलजी ने दिल्ली में सीरी नामक नगर की स्थापना की। यह यहाँ पर एक तालाब का निर्माण कराया जो हौज खास या हौज ए रानी के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो ने इसकी प्रशंसा की। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। देखो यहाँ पर ये है स्थान और ये है आपको इससे सुमेलित करना है। तो रणथंभौर, ठीक है, और ये महाराजा हैं, और चित्तौड़ राजा रायचंद्र, देवगिरी हमीरचंद और गुजरात राणा रतन सिंह। तो कूट के माध्यम से सुमेलित करना भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो है आपका कूट वाला डी। 3 4 2 1, तो 3 फिर 4 फिर उसके बाद क्या है 2 फिर उसके बाद 1, इस तरीके से आपका सुमेलित हो गया। रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर ये हमीर देव, ठीक है, चित्तौड़ ये राणा रतन सिंह आप जानते हैं, देवगिरी राजा रायचंद्र, ठीक है, गुजरात ये कर्णदेव का। इस तरीके से भाई यहाँ पर सही सुमेलित हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो भाई बताओ, धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो भैया बताओ सही विकल्प है आपका डी, मेहरगढ़। ठीक है, नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ में से मानव जीवन के अस्थायी साक्ष्य मिले हैं। यह बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है, जहां पर कृषि करने एवं लोगों के अस्थायी निवास हेतु कच्चे घरों का भी साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से ही भारतीय उपमहाद्वीपीय में भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नौदाटोली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, नौदाटोली मध्य प्रदेश में स्थित ताम्र पाषाणिक मालवा संस्कृति का स्थल है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने 1957 से 59 ईस्वी में करवाया था। यह मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का जो है प्रतिनिधि स्थल है और इसके साथ साथ यह सबसे बड़ा केंद्र भी। नौदाटोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। हड़प्पापुरा स्थल और ये है फसल, चन्हूदड़ो और तिल, इस तरीके से आपको भाई सुमेलित करना है। ये कूट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर ए, 4 1 2 3, यानी 4 फिर 1 फिर क्या है 2 फिर उसके बाद क्या है 3। तो यहाँ पर देखा जो सही सुमेलित है, चन्हूदड़ो से सरसों प्राप्त हुए, ठीक है, और उसके बाद हड़प्पा से तिल, कुंतासी से कोदो, का से कोदो, और उसके बाद हुलास से धान का फसल। तो ये आपका सही सुमेलित होता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? देखिए यहाँ पर बाघ, हाथी, शेर, अज आपको बताना है भाई किससे परिचित नहीं थे। सिर्फ 2 से 5 से 1 2 1 3 4 से 2 और 3 से। तो भाई बताओ सही विकल्प। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सिर्फ 5 से। ठीक है, तो सिर्फ 5 कहाँ गया? शेर। भाई सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। संधव मोहरों पर बाघ, हाथी, गैड़ा, भैंसा, हिरन एवं श्रृंगी पशु की आकृति अंकित है। सुरकोटदा पुरा स्थल से घोड़े की भी अस्थियों के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा दिया जाता है कि घोड़ा सही है, तो लेकिन यहाँ पर शेर के बारे में
कोई जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से नहीं मिलती है। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो देखो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग ने, जीबी मैकाले ने, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास। भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये जीबी मैकाले। ठीक है, मैकाले, जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस अवस्था का भाग है, मतलब व्यवस्था का भाग है जहां पर सब कुछ असंगत है। भारतीय दंड संहिता की पांडुलिपि मैकाले ने ही लिखी है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, डलहौजी से पहले ही हड़प नीति किन पर लागू की गई थी? मांडवी, कोलाबा, जालौर, सूरत, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी इस पे भी। देखिए यहाँ पर डलहौजी से पहले ही हड़प नीति लागू की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1834 ईस्वी में यह नीति लागू की और 1839 जो कि मांडवी, 1840 कोलाबा व जालौर और 1842 सूरत पर हड़प नीति लागू कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। भाई बताओ सही विकल्प है आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत आए। ये जो है उन्हीं के डलहौजी के काल में सिक्किम पर जो है अधिकार किया गया और 1850 ईस्वी में अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप पर सिक्किम को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया और डलहौजी के समय ही पंजाब और लोअर बर्मा का भी विलय हुआ। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तुष्टीकरण, कुशलतम आक्रमणीयता, गैर हस्तक्षेप, फूट डालो व शासन करो। भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी, यहाँ पर गैर हस्तक्षेप। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर जॉन शोर की नीति को गैर हस्तक्षेप नीति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस का संबंध कुशल आक्रमणीयता, शानदार निष्क्रियता से एवं लॉर्ड कर्जन का संबंध तुष्टीकरण से है। ठीक है, और जिसने 1905 में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा कर दिया था। लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत में एकीकरण कब हुआ? तो 1860, 1870, 1880, 1901। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी। देखें 1877 अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत में एकीकरण कब हुआ? 1877 में। 1856 ईस्वी में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन किया गया। उसके बाद 1877 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया गया। इसके बाद यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुखभरी रात कहा था? देखिए यहाँ पर नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्य भारती। भाई बताओ सही विकल्प है पहला वाला नवीन चंद्र सेन। तो यहाँ पर देखें बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी दुखभरी रात कहा, जबकि सर बटुनाथ की अगर हम बात करें, सर बटुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी की हार में मंदगामी एवं विदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ जैसा विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया। वास्तव में पुनर्जागरण था। वस्तुतः यह कथन अंग्रेजों की चाटुकारिता के लिए कहा गया था। किसके द्वारा? बटुनाथ सरकार ने। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार आपको करना है। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो भाई आपको यहाँ पर देखें कूट के माध्यम से क्वेश्चंस को सीक्वेंस में रखना है। तो यहाँ पर देखें जो सही है आपका वो है बी, यानी सबसे पहले 3 नंबर की घटना हुई जो कि 1764 में 22 अक्टूबर 1764 हुए। तो ये 1764 की घटना है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद नंबर आता है पहले का, तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन, ये 1765 में। ठीक है, ये हो गया
1765 में। उसके बाद अगर हम बात करें फिर अगला जो घटना होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये भी 1765 में, लेकिन 16 अगस्त को। ठीक है, ये भी 1765 में 16 अगस्त को, और उससे पहले क्लाइव का पुनः भारत आगमन हो चुका था। अब तो यहाँ पर अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो ये 1773 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले नंबर पर आपका आ गया कौन, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर आया आपका क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 में। अब उसके बाद अगला आता है इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद के संधि 1765, और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना 1773 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर अर्धशतक वाला क्वेश्चन। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई बताओ सही विकल्प है ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार की पश्चिम सीमा तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। अगर हम बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में स्थित है। अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नम भूमि को नवंबर 2020 में बिहार का प्रथम रामसर साइट घोषित किया? तो ये देखो, आसान, भितरकनिका, भोज नम भूमि, कबरताल। भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी, कबरताल। ठीक है, कबरताल को नवंबर 2020 में बिहार का प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। लोनार झील, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश व चोकार वेटलैंड को भी वर्ष 2020 में भारत के रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। वर्तमान में कुल रामसर साइटों की संख्या 94 हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करें असम की, तो असम भैया उत्तराखंड में है। ठीक है, और उसके बाद भितरकनिका ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और भोज नमभूम यह मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, और मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये है आपका सही आरोही क्रम। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 7, 8, 9। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका सी, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी, मध्य और उत्तरी। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका बी। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी तराई क्षेत्र समतल, नम एवं महीन अवसादों से बना बाढ़ संवेदनशील है। पश्चिमी क्षेत्र 80 से 250 मीटर ऊंचाई और मध्य क्षेत्र गंगा यमुना दोआब और उत्तरी क्षेत्र हिमालय लगा पठारी है। बाढ़ जोखिम तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित है? तो माहे, पुडुचेरी, अल्मोड़ा उत्तराखंड, और अलवर राजस्थान, तंजावुर तमिलनाडु। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये कौन, माहे, जो कि पुडुचेरी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले माहे, जो कि पुडुचेरी, और अल्मोड़ा उत्तराखंड। इन जिलों का लिंगानुपात 1176 व 1139 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले दमन, जो कि दीव का, व लेह लद्दाख, जिन जिलों में लिंगानुपात क्रमशः अगर हम बात करें तो 533 और 583 है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी? तो मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया बी, यानी नागालैंड। ठीक है, महिला साक्षरता प्रतिशत में अगर हम बात करें तो सबसे कम नागालैंड में, जहाँ पर क्या है, नागालैंड में 76.1, क्या है 76.1 है।
मिजोरम की अगर हम बात करें तो 89.4 है, और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो 82.7 है, और सिक्किम भैया 76.4 है। ठीक है, नागालैंड में 76.1 है, और जो है सिक्किम में 76.4 है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भैया, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया कब? 1990, 95, 2000, 2005। भाई बताओ, यहाँ पर सही विकल्प है आपका सी। ठीक है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सन 2000 में अपनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो। इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया है। इस कड़ी में दूसरा कौन देश है? चिली, फिजी, मॉरिशस, नेपाल। कौन है भैया? चिली, फिजी, मॉरिशस और नेपाल। तो भाई आपको बताना है सही विकल्प है आपका सी। ठीक है, मॉरिशस। देखो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टरों का निर्यात अब मॉरिशस को भी किया जाएगा। इससे पूर्व इन हेलीकॉप्टरों का निर्यात इक्वाडोर को किया गया था। ये क्वेश्चन 2008 में के दौरान पूछा गया है, तो उस दौरान के सापेक्ष में ये इस टाइप का क्वेश्चन बना था। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर में से कोई नहीं। भाई बताओ सही विकल्प है आपका ये सोडियम क्लोरेट। यहाँ पर सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक हर्बिसाइड है। ठीक है, शाकनाशकों का उपयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे खेत में फसल के साथ उगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। भाई बताओ सही विकल्प है ये प्लास्मिड। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीनों के हस्तांतरण के लिए ये जो है आपका प्लास्मिड का वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस जगह का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है, जिसका NOC केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को दे दिया? उद्यमी नगर, जलालाबाद नगर, राजेंद्रपुरी, उस्मानाबाद। भाई बताओ सही विकल्प है जलालाबाद नगर। ठीक है, केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी है। जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले जलालाबाद नगर पालिका परिषद ने मार्च 2018 एवं सितंबर 2023 में इस मांग से संबंधित प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित किया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था। यह स्थित है भगवान परशुराम के मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? बाल विवाह मुक्त जिला। ठीक है, तो बालोद, कबीरधाम, महासमुंद, बस्तर। तो भाई बताओ सही विकल्प है बालोद। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 सितंबर 2025 को घोषणा किया कि बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। बालोद जिलों की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों को राज्य सरकार द्वारा औपचारिक जो है प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पिछले 2 वर्षों में बालोद जिले में बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त अभियान की अगर हम बात करें तो बालोद जिले को एक उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अगस्त 2024 को शुरू करके किया गया बाल विवाह मुक्त अभियान भारत के अंतर्गत प्राप्त हुए। बाल विवाह मुक्त राज्य का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028 से 29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की एक मजबूत पहल है। सरकार द्वारा पंचायतों एवं नगर निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया को तेज की जा रही है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसे देने के लिए संपर्क साधा? एंटोनियो गुटेरेस और उर्सुला वान डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा
एंटोनियो कोस्टा और जोआओ लॉरेको, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। तो भाई बताओ सही विकल्प, आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी, उर्सुला वान डेर लियेन और एंटोनियो डी कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो ये देखो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित करने के लिए संपर्क साधा। पहली बार भारत यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियेन और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में यह आमंत्रण भारत सरकार के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रतीकात्मक माना जा रहा है। ठीक है, भारत अपने मुख्य अतिथि के चयन में कूटनीतिक संतुलन, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक संदेश को ध्यान रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे? अजय त्यागी, राकेश पासवान, तुहिन कांत पांडे, अजय कुमार वर्मा। भाई बताओ सही विकल्प, सही विकल्प है आपका सी। कौन है यहाँ पर? तुहिन कांत पांडे। ठीक है, केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया। नियुक्ति से पहले वे केंद्रीय वित्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 1 मार्च 2025 से अगले 3 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गुलबीर सिंह, ठीक है, आदिल सुमारीवाला, बहादुर सिंह सांगू, संदीप कुमार। भाई बताओ सही विकल्प, सही विकल्प है आपका सी, बहादुर सिंह सांगू। ठीक है, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता शॉट पुट खिलाड़ी बहादुर सिंह सांगू को एएफआई का निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया। वे आदिल सुमारीवाला का स्थान लेंगे जो लंबे समय तक इस पद पर रहे। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखो। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? यहाँ पर देखो अवनी शर्मा, अंजू राठी राणा और तनुषा सिंह और सरला ठकराल। देखो यहाँ पर सही विकल्प, सही विकल्प है आपका बी, अंजू राठी राणा। ठीक है, केंद्र सरकार ने अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया। वे भारतीय विधि सेवा ILS की अधिकारी हैं। नई तैनाती से पहले वे विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी। वे लगभग 18 वर्षों तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रहे। उनका मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी एवं संवैधानिक मामलों पर परामर्श देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर। तो केंद्र सरकार ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? एस रमन, अमित पाठक, विजय सिंह, KG मोहंती। भाई बताओ सही विकल्प, सही विकल्प है आपका ये पहला वाला एस रमन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस रमन जो है आपका सही विकल्प। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने एस रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वहीं तक रहेगा। वे दीपक मोहंती का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल मई 2025 में समाप्त हो गया। एस रमन भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। अगर हम बात करें PFRDA की स्थापना की तो 23 अगस्त 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली या भारत में पेंशन क्षेत्र का प्रमुख नियामक जो है निकाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB के नए चेयरमैन कौन है? आलोक पुराणिक, राजेंद्र पाल, अशोक वर्मा और आलोक जोशी। सही विकल्प है भैया डी, आलोक जोशी। कि देखो केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB का जो है पुनर्गठन किया। यह पुनर्गठन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद किया गया। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की तो आलोक जोशी हैं और सदस्य इसके सेवानिवृत्त सैन्य, पुलिस एवं विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अगर इसकी भूमिका की बात करें तो NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दीर्घकालिक रणनीतिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS में है।
आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पर। देखिए यहाँ पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए एमडी और सीईओ बने रोहित वर्मा, राकेश भूटानी, केजे पटेल, अमरवीर सिंह। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, केजे पटेल। ठीक है, केजे पटेल को आईएफएफसीओ का नया प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया। उन्होंने उदय शंकर अवस्थी का स्थान लिया जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। या अगर हम बात करें आईएफएफसीओ की स्थापना की तो 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन दिलीप संघाली। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। आप देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई के महासचिव का चुनाव किसने जीता? संजीव बालियान, राजीव प्रताप रूड़ी, अमित शाह, वीके सिंह। भाई बताओ सही विकल्प है यहाँ पर राजीव प्रताप रूड़ी। ठीक है, राजीव प्रताप रूड़ी दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव चुने गए। चुनाव में उन्हें 392 वोट प्राप्त हुए जबकि संजीव बालियान को 290 वोट मिले। उन्होंने 102 मतों के अंतर से जीत दर्ज किया। अगर हम सीसीआई की स्थापना की बात करें तो 1947 में हुआ था। कब? 1947 में। और इसका स्थान कहाँ पर है? रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में। यह सांसदों के लिए लोकतांत्रिक संवाद और विमर्श का प्रमुख मंच है। तो इस तरीके से भैया आप लोगों ने आज की इस मैराथन क्लास को आपने देखा। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत पसंद आया होगा और जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे आप जो है उनको जरूर लिखेंगे। और अभी तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर चुके होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।